फ्रेंड्स, स्वागत है आपका साधना शिक्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। फ्रेंड्स, मेरा नाम है पवन कुमार। फ्रेंड्स, आज मैं ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जहाँ से हर सीटेट एग्जाम और हर टेट एग्जाम में 2 से 3 नंबर के प्रश्न हर हाल में पूछे जाते हैं। जो बालक डिसेबल्ड होते हैं, अक्षमता के प्रकार एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के आज डिस्कस करेंगे और साथ में इसके बाद ये भी बात करेंगे कि समावेशी शिक्षा क्या है, इनक्लूसिव एजुकेशन की क्यों ज़रूरत है। तो जो डिसेबल्ड बालक हैं उनका आज डिस्कशन करेंगे, उनको एक एक टॉपिक को समझेंगे और उनसे बनने वाले प्रश्नों को की प्रकृति को भी देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर डिसेबल्ड बालकों की बात की जाए तो ऐसे बालक जो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से किसी भी स्थिति में कमजोर है, जो उनको अधिगम करने में दिक्कत आ रही है सामान्य बालकों की अलावा से। तो फ्रेंड्स, आज अपन पहले जो शारीरिक रूप से डिसेबल्ड बालक है उनकी बात करेंगे। लाइक देखिए, स्टार्टिंग से ही देखते हैं। दृष्टि अक्षमता, जो दृष्टिबाधित बालक हैं उनको पहले देख लेते हैं। तो दृष्टिबाधित बालकों में दृष्टि की अक्षमता 1961 में अमेरिकन फाउंडेशन ने की दृष्टि से अक्षमता एवं अल्पदृष्टि को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया है। मतलब क्या है, जो दृष्टि अक्षमता है उनको अमेरिका में 1961 में एक फाउंडेशन है, उन्होंने अक्षमता को अल्पदृष्टि को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया। आगे एक एक बात को समझेंगे। ऐसे बच्चे जिनकी दृष्टि सामान्य क्षमता 20 या 20/2 स्नेल हो नेत्रहीन समझे जाते हैं। जिनको जो एक मापदंड है 200 में से 20% उनको दिखने की संभावना है, तो ऐसे बच्चों को दृष्टि उसमें रखा गया। ठीक है, ये देखो, इसमें यहाँ कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं, एक माप स्केल होती है। ठीक है, और ऐसे बच्चे जिनकी दृष्टि सामान्य क्षमता 20/70 स्नेल तथा 20/200 स्नेल के बीच इन्हें कम दिखाया जाता है। यानी 20 और 70 के बीच में जो इनको स्नेल दिखाई देता है उनको मतलब कम, मतलब धुंधला जिसको दिखाई देता है उस कैटेगरी में रखा जाता है। राइट, ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज आपको हो गई। जैसे दो बच्चे हैं, एक तो ये पूरी तरह दृष्टिबाधित रहते हैं और दूसरे ये कि जिनको ना थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है लेकिन पूरी तरह दिखाई नहीं देता, तो इनका जो स्नेल रेट रहता है 20 और 70 के बीच में रहता है। राइट, आगे बात करते हैं। तो जो बच्चे पूरी तरह दृष्टिबाधित रहते हैं उनकी किस तरह शिक्षा होना चाहिए, इस चीज को समझते हैं। तो जो पूरी तरह से दृष्टिबाधित बालक हैं उनको शिक्षा इस तरह होना चाहिए कि उन्हें कक्षा की अगली लाइन में बिठाना चाहिए और उचित रोशनी का प्रबंध हो, और आंशिक दृष्टि वालों के बच्चों के लिए पुस्तकें मोटे अक्षर वाली होनी चाहिए। बच्चों को पढ़ने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास दिया जा सकता है और ब्रेल लिपि का प्रयोग करके इन्हें शिक्षा दी जाए। तो फ्रेंड्स, जो बच्चे जिनको बिल्कुल नहीं दिखाया जाता है उनको ब्रेल लिपि का यूज करके पढ़ाया जाए, और जिन बच्चों को आंशिक रूप से दिखाया जाए उनको अच्छी क्वालिटी की रोशनी उपलब्ध की जाए और मोटे अक्षरों की किताब भी उपलब्ध कराई जाए, और साथ में उन्हें कक्षा में सबसे आगे वाली लाइन पे बैठाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखो दोनों कंडीशन में जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं दिखाई देता है उनको ब्रेल लिपि का यूज किया जाए और मोटे अक्षरों की, जिससे वो छू के उस चीज़ को समझ सके। ठीक है, और जिन बच्चों को आंशिक रूप से दिखाई दिया जाता उनके लिए अच्छी रोशनी की व्यवस्था की जाए और मोटे अक्षर वाली किताब की व्यवस्था की जाए। राइट, आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। होगा कि ये ब्रेल लिपि क्या, देखो ब्रेल लिपि से भी कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछ लेते हैं। तो ब्रेल लिपि क्या थी, इस पद्धति का विकास लुइस ब्रेल द्वारा किया गया था। कब किया गया था, इन्होंने 1830 के लगभग किया गया था। ब्रेल क्या थे कि एक स्वयं ही एक अंधे व्यक्ति थे, क्योंकि वो खुद एक अंधे व्यक्ति थे। उन्होंने इस चीज को किसी और लोग इस चीज का शिकार ना हो, इसलिए उन्होंने एक ऐसी पद्धति का निर्माण किया जिसको ब्रेल लिपि कहते हैं। तो जिन्होंने 6 उभरे हुए बिंदुओं रेस्ट डॉट्स के सहारे इस पद्धति में वर्णमाला के सभी अक्षरों को लिखने, संख्या एवं अन्य शरीकों को लिखने की प्रथा का कायम की। देखो उन्होंने क्या किया, 6 उभरे हुए बिंदु और जो इस पद्धति में जो भी वर्णमाला थी उसको अंडरस्टिंग बिठा के लिखने की संख्या को अन्य सामग्री को व्यवस्थित तरीके से करके इस पद्धति को कायम किया। राइट,
इस पद्धति में क्या क्या होता है, छात्रों को ब्रेल पुस्तक, ब्रेल शैलेट आदि द्वारा पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। और उभरे हुए बिंदुओं पे देखो क्या है कि जो बुक में मोटे अक्षर लिखेंगे, मतलब उनको उभरा हुआ बना दिया जाएगा उस तरह से बालकों को, और फिर उंगली उन पर रख रख के उस डिजाइन में फिंगर टिप्स के माध्यम से उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी। तो ये एक ब्रेन लिपि है, राइट। आपको दृष्टिबाधित जो डिसेबल्ड रहता है वे वाली चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बात करते हैं सुनने की अक्षमता, ठीक है। श्रवण शक्ति, मौखिक संदेश वाहकता, अधिगम, मानसिक विकास और भाषा विकास का सबसे सशक्त साधन है। श्रवण अक्षमता दो प्रकार की होती है। देखिए सुनना, देखो अधिगम करने की 4 मेथड होती है, LSRW, जिसका शॉर्ट फॉर्म है L फॉर लिसनिंग, R फॉर S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग और W फॉर राइटिंग। तो जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं LSRW, ठीक है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये चीजें 3 है। तो इसमें स्पीकिंग लिसनिंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि जब हम किसी चीज को सिर्फ सुनेंगे तभी तो उसको आत्मसात करेंगे और उस ज्ञान को अधिगम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जो पहली स्टेप होती है लिसनिंग, तो वो श्रवण अक्षमता, सुनते कम किससे, कान से। अगर वही हमारा कमजोर है, वही डिसेबल्ड है, तो हमारा कहाँ से, बालक का कहाँ से विकास होगा, राइट। ठीक है, देखते हैं इसको आगे। सुनने में 2 प्रकार के वो होते हैं, एक तो पूरी तरह से बहरे होते हैं, ठीक है, और एक होते हैं आधे बहरे। तो ऐसे बच्चों का श्रवण चयन 90 या 80 से अधिक डेसिबल्स का होता है। ऐसे बच्चे श्रवण यंत्र के बिना श्रवण यंत्र लगाकर भी कुछ नहीं सुन पाते। जिन बच्चों का 90 डेसिबल या उससे कम सुनने का स्तर होता है ना, तो ऐसे बच्चे को पूरी तरह से ही क्या नाम है, पूर्णतः बधिर मानते हैं, यानी वो पूरी तरह बहरे होते हैं। और जो पूरी तरह से बहरे होते हैं ना, यदि ये बालक जन्मजात बहरा है, कोई बालक अगर जन्मजात बहरा है, तो वह बालक अनिवार्य रूप से आवश्यक होगा कि वो गूंगा भी होगा। ये बात अपन ने देखे होंगे कि आसपास में जो बालक बहरे हैं वो गूंगे भी होते हैं, जो पूरी तरह बहरे होते हैं। तो ऐसी बालकों की शिक्षा के लिए मुख्य बधिर विद्यालय में सांकेतिक विधि या औष्टासन विधि का भी प्रयोग किया जाता है, राइट। और जो केवल गूंगा बालक है, जो देखो यहाँ एक नोट डाउन करने वाली बात है, जो सिर्फ गूंगा बालक है तो वह जन्मजात बहरा है और केवल गूंगा है, तो उसे सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। मतलब क्या है कि जो गूंगा बालक है और जन्मजात बहरा नहीं है, तो वह सामान्य विद्यार्थियों के साथ उसको समायोजन किया जा सकता है, राइट। और दूसरी कैटेगरी में होते हैं अल्प श्रवण वाले बच्चे, यानी कि जिनको मशीन के द्वारा, जो सुनने वाली जो मशीन आती है उसको लगा के या और ऊंचा आवाज में बोलने से जिनको सुनाई दे, ऐसे अल्प श्रेणी वाले बच्चे आते हैं। ऐसे बच्चों में श्रवण यंत्र का उपयोग करके उनके सुनने की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकता है। इन्हें पढ़ने के लिए चिन्ह भाषा का उपयोग करना चाहिए, धीरे धीरे बोलना चाहिए और स्पष्ट बोलना चाहिए, ताकि बच्चों को समझ में आए और उनको क्लास में नजदीक बिठाए और उनको तेजी से लाउडली बोले, ताकि बच्चा ओष्ठ पाठन का साथ शरीर में विभिन्न गतियों करवाकर बधिर बच्चों को संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन का सुधार किया जा सकता है। ऑडियो विजुअल सामग्री की आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जा सकता है। ऑडियो सामग्री का प्रयोग करें, विजुअल सामग्री का प्रयोग करें और उनको एक ऐसी व्यवस्था कराई जाए जिनसे उस चीज को अधिगम हो जाए, राइट फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं मानसिक मंदता वाले बालक, देखो मानसिक मंदता वाले जिनको मेंटल डिफिशिएंसी के अंतर्गत ये आते हैं। देखो क्या होता है, इनको पहले मंगोलिज्म भी कहा जाता था, ठीक है। और ये क्या होता है मानसिक मंदता वाले बालक, ऐसे मानसिक मंदता वाले बालक जो होते हैं मानसिक रूप से पिछड़े हुए रहते हैं, मानसिक रूप से विकलांग रहते हैं और धीमी गति से सीखने वाले बालक होते हैं। देखो क्लासरूम में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से बालक बहुत जल्दी अधिगम कर लेते हैं, बहुत से बालक थोड़ा लेट अधिगम करते हैं और बहुत से बालक और लेट अधिगम करते हैं और बहुत से बालक बड़े ही देरी से अधिगम कर पाते हैं। तो ऐसे बालक मानसिक अधिगम की कैटेगरी में माने गए हैं, जो कि सामान्य बालकों के साथ अधिगम नहीं कर सकते, राइट। तो
ऐसे बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है? ऐसे बालकों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 होती है। ठीक है, देखो ये बुद्धि लब्धि वाला चार्ट रहा है, इसको अपन डिस्कस करेंगे। मनुष्य एक विशिष्ट विशेषता है उसकी बौद्धिक शक्तियां, जब यह बौद्धिक क्षमता सामान्य से कम होती है तो इस स्थिति में मानसिक मंदता कहा जाता है। तो बुद्धि को मापने का पैमाना बुद्धि लब्धि है। ठीक है, जो IQ लेवल है उनका जिस स्तर से रहेगा उस हिसाब से उनको कैटेगराइज कर रखा है। ये एक मतलब एक टर्मन है, टर्मन वैज्ञानिक जिन्होंने बुद्धि लब्धि का ये सूत्र दिया था, ये टाइटल दिया था। राइट, एक एक चीज को देखते हैं और जब बुद्धि वाला टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे तब पूरा कंप्लीटली इसको एक्सप्लेन करेंगे कि टर्मन कौन है और स्टर्न कौन है और बुद्धि कितने प्रकार की होती है, बुद्धि किस तरह काम करती है, ये आदि सारी बातें उसमें करेंगे। लेकिन यहाँ मानसिक मंदता वाली बात हो रही तो इसलिए इस चीज़ को शॉर्ट में देखते हैं। तो जिन बच्चों का बुद्धि लब्धि IQ स्तर 140 के ऊपर होता है वो प्रतिभाशाली बुद्धि के बालक कहलाते हैं। तो ऐसे बालक क्या होता है? प्रतिभाशाली बुद्धि के होते हैं। प्रतिभाशाली बुद्धि के बालक भी विशिष्ट बालकों की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब मैं देखो 1 मिनट यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से बालक विशिष्ट यानी टाइप ऑफ स्पेशल चाइल्ड में आते हैं। ठीक है, देखो प्रतिभाशाली बालक भी स्पेशल उसमें आता है, मंदबुद्धि बालक भी स्पेशल चाइल्ड में आता है, पिछड़े हुए बालक भी उसमें आते हैं स्पेशल, और समस्यात्मक बालक भी आते हैं, विकलांग बालक भी आते हैं और बाल अपराधी बालक भी आते हैं और सृजनात्मक बालक भी स्पेशल चाइल्ड में आते हैं। इन सब को साथ में समायोजन करके कैसे शिक्षा दी जाए ये आती बातें अपन आगे करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे अपन ने सिर्फ मानसिक मंदता और शारीरिक रूप से डिस्टेबल्ड जो बालक है, शारीरिक रूप से जो स्पेशल बालक है या मानसिक रूप से जो डिसेबल्ड है, इन बालकों की अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, प्रतिभाशाली बालकों का बुद्धि लब्धि क्या है? 140 से ऊपर होती है। ठीक है, इनको अपन गिफ्टेड चाइल्ड भी कहते हैं, ये बहुत कम मात्रा में ही होते हैं। ठीक है, का बुद्धि लब्धि 120 से 139 होता है, वो कुशार्क बुद्धि स्तर के होते हैं। जिनका बुद्धि लब्धि 110 से 119 के बीच में होता है वो होता है औसत के ऊपर बुद्धि, जो औसत बालक है उनसे ऊपर की बुद्धि कहलाती है। और जो बालक 90 से 109 के बीच जिनका बुद्धि स्तर रहता है वो औसत बुद्धि बालक, सामान्य बालक माने जाते हैं। तो ऐसे बालक ही सबसे ज्यादा होते हैं 90 से 109। राइट, और जिन बालकों का बुद्धि लब्धि 71 से 89 के बीच में होते हैं वो सीमा रेखा बुद्धि स्तर यानी मंद बुद्धि के बालकों की कैटेगरी में आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये 80 और 89 प्रोफेसर टर्मन के अनुसार है मंद बुद्धि बालक, और क्रो एंड क्रो एक वैज्ञानिक है उनके अनुसार 70 से कम बुद्धि लब्धि बालक को क्या नाम है? मंद बुद्धि बालक की कैटेगरी में रखा जाता है। अगर प्रश्न में आ जाए कि टर्मन के अकॉर्डिंग मंद बुद्धि बालक क्या है तो उनका कहेंगे 80 और 89 के बीच में जो बुद्धि स्तर रहता है तो वो मंद बुद्धि बालक है। और अगर पूछ लिया जाए क्रो एंड क्रो के अनुसार बुद्धि लब्धि 70 के आसपास है तो वो क्या बालक है? तो मंद बुद्धि है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। 71 से 89 सीमा रेखा पर होगा, इसकी बात हो गई है। जो 50 से 70 के बीच में तो अति अल्प मानसिक मंदता यानी अति अल्प है, और जिनका बुद्धि लब्धि 35 से 49 के बीच में है वो अल्प मानसिक मंदता है। और जो 20 और 24 का है तो गंभीर रूप से मानसिक मंदता के सकते, और जिनका 20 है अति गंभीर मानसिकता के बिल्कुल जड़ बुद्धि है। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपन ने मानसिक मंदता वाली बात कर ली है। मानसिक मंदता वाले बालकों में क्या क्या विशेषताएं होती है वो एक नज़र में देख लेते हैं। इन बालकों में आत्मविश्वास की कमी रहती है, और ऐसे बालकों की बुद्धि लब्धि टर्मन के अनुसार 80 से 89 के बीच रहती है, और क्रो एंड क्रो के बीच में 76 से 90 के बीच में यानी 70 के आसपास रहती है क्रो एंड क्रो के अनुसार। और इनकी जो अधिगम शक्ति है वो बहुत मंद रहती है, और ऐसे बालक जटिल परिस्थितियों में सीखने में बहुत ज़्यादा असफलता रहते हैं, और ये बालक हमेशा भयग्रस्त रहते हैं।
और इनकी सामाजिक व संवेगात्मक, समायोजन तथा सृजनात्मक जो क्षमता रहती है बहुत ही कम रहती है, और ये रूढ़िवाद और अंधाधुंधबाद वालों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। ये हो गया मानसिक मंदता वाली बात। प्रकार शिक्षा दी जाए, किस तरह इनकी शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए, इस चीज को आराम से समझते हैं। तो ऐसे बालकों को अति गंभीर रूप से मानसिक बच्चे को दैनिक क्रियाकलाप सिखाए जाते हैं, जैसे टॉयलेट, ब्रशिंग, कंघी करना, कपड़े पहनाना आदि। जो अत्यधिक रूप से गंभीर या मानसिक बच्चे रहते हैं, उनको डेली एक्टिविटी भी वो नहीं कर पाते, तो उनको ब्रश करना, कंघी करना, कपड़े पहनना आदि एक्टिविटी सिखाई जाती है। ठीक है। दूसरा, इन्हें सामाजिक कौशल जैसे कि हाथ मिलाना, हालचाल पूछना, त्योहार आदि से संबंधित कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता। तो इस तरह से भी इनको मोटिवेट किया जा सकता है। इन्हें अवकाश के समय कौशल जैसे गेम्स खेलना, संगीत सुनाना, पढ़ना, सिक्के इकट्ठा करना, टीवी देखना आदि सिखाया जाता है। ठीक है। इन्हें गणितीय कौशल भी सिखाया जाता है, जैसे गिनती सीखना, जोड़ घटाना, आयतन भर आदि का ज्ञान भी इन्हें दिया जाता है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। ध्यान रखें, इन्हें पढ़ने की विधि सामान्य बच्चों की अपेक्षा बहुत भिन्न होती है। ठीक है। इनको सामान्य बच्चों से जो पढ़ाने की विधि होती है वो बहुत भिन्न होती है, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। दूसरे, गामक अक्षमता से आसे ऐसे बालक जिनको चलने फिरने, बैठने, उठने सब चीज में दिक्कत होती है, यानी मोटर स्किल्स में इनकी कमी है, ऐसे बालक को गामक अक्षमता के उसमें रखा गया है। देखते हैं एक एक पॉइंट को। गामक अक्षमता में जो शारीरिक क्षति होती है वह प्राय कंकाल तंत्र से यानी संबंधित होती है, और गामक अक्षमता निम्नलिखित प्रकार की होती है। स्नायुतंत्रिक क्षति, जो स्नायु तंत्र में क्षति है उससे भी गामक यानी चलने फिरने में दिक्कत आएगी, उस कैटेगरी में रखे जाते हैं ये। मांसपेशी एवं हड्डी से संबंधित, किसी बालक की बचपन में हड्डी टूट गई तो, या जन्म के समय ही मांसपेशी और हड्डी में कोई वीकनेस, उसके कारण भी ये गामक अक्षमता के साथ पैदा होते हैं या रहते हैं। ठीक है। जात प्रकृति यानी जन्मजात, जन्म के समय से सामान्य कमी, मादक पदार्थ, विष के प्रभाव, दवा आदि के कारण उत्पन्न क्षति। ठीक है। कभी कभी क्या गर्भावस्था में माँ कोई मादक पदार्थ या विष के लिए दवाई का यूज कर ली जाए, तो उस कारण से भी बालक कभी कभी विकलांग पैदा होते हैं। तो उस कंडीशन में गामक यानी चलने फिरने की कमी के साथ वो पैदा होते हैं। राइट्स। तो ऐसे बच्चों को, जो गामक अक्षमता वाले बच्चे हैं, उनको किस प्रकार शिक्षा की जाए, किस प्रकार उनको शिक्षित किया जाए, किस तरह प्रशिक्षित किया जाए जिससे उनका अधिगम अच्छे से हो सके। देखिए, इन्हें नियमित कक्षाओं में सामान्य अध्ययन कराना चाहिए, जिससे इनको ये न लगा कि हम अलग हैं, इनको ये मोटिवेशन लगे कि हम सामान्य वाला ही है। देखिए, इस पहल में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकलांग बालकों को, पहले विकलांग बोला जाता था, उसकी जगह अब दिव्यांग शब्द का यूज किया जाए, ताकि उनको एक मोटिवेशनल प्राप्त होता रहे। ठीक है। विभिन्न सहायक सामग्री इन बच्चों के लिए बहुत सहायक होती है, जैसे व्हील चेयर, जो भी सहायक सामग्री है इनको बिल्कुल समय पे उपलब्ध होती रहना चाहिए। ठीक है। ताकि इनसे इनको हेल्प मिलती रहे। शिक्षक को इनके सामाजिक, संवेगात्मक और शारीरिक विकास की ओर भी ध्यान देना चाहिए। जो टीचर है, इनको सामाजिक, संवेगात्मक और शारीरिक विकास की ओर भी ध्यान बिल्कुल लगातार देते रहना चाहिए। इन्हें गामक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इन्हें चलने फिरने, उठने, दौड़ने, सारी एक्सरसाइज का प्रशिक्षण कंटिन्यू देते रहना चाहिए। इन्हें सामाजिक कौशल सिखाए जाने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गई गामक। अब नेक्स्ट बात करते अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता क्या? अधिगम अक्षमता के अंतर्गत ऐसे बालकों को रखा जाता है जो सामान्य बालकों के साथ अधिगम नहीं कर सकते, या यह कह सकते हैं कि जिस गति से सामान्य बालक अधिगम कर लेते हैं, उस गति से ये अधिगम अक्षमता वाले बालक नहीं कर पाते हैं। देखते हैं ये पूरी तरह। अधिगम अक्षमता वाले बच्चों में यद्यपि बौद्धिक क्षमता पर्याप्त होती है,
फिर भी वह कौशलों में पिछड़े रहते हैं। बौद्धिक क्षमता सबकी समान है, लेकिन फिर भी अधिगम में वो पिछड़े रहते हैं। इन्हें शैक्षिक विकास के लिए पढ़ना लिखना, स्पष्ट उच्चारण और गणितीय कौशल आवश्यक है। इनकी मस्तिष्कीय क्षमता और वास्तविक निष्पादन में बहुत अंतर दिखलाई पड़ता है। अधिगम अक्षमता के कारणों को स्पष्ट रूप से पहचान नहीं हो पाई, लेकिन निश्चित रूप से इसमें मस्तिष्क प्रभावित होता है, जो किसी एक कारण या एक से अधिक कारणों से भी हो सकता है। जन्म से या पूर्व से या जन्म के बाद भी हो सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ समझने वाली बात ये है कि बौद्धिक क्षमता सबकी बराबर है, लेकिन फिर भी ये सामान्य बालकों के साथ अधिगम नहीं कर सकते हैं। इसका एक स्पष्ट रूप तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी इसका अनुमान के रूप में यही कहा जा सकता है कि इसमें मस्तिष्क का बहुत बड़ा रोल रहता है। ये कमी जन्म से भी हो सकती है, या किसी कारण मस्तिष्क में बाद में चोट लग गई, या कोई प्रेशर में, कोई टेंशन है, कोई भी कारण हो सकता है। उस कंडीशन में बालक सामान्य बालकों के साथ अधिगम नहीं कर पाता है। ठीक है, वो क्या नाम है, सर्वप्रथम प्रयोग इसका 1963 में शेमिलकर के द्वारा किया गया था। कई बार क्या होता है, बालकों में अनेक प्रकार की समस्याएं देखी जाती है, जिसके कारण बालकों का अधिगम में कठिनाई उत्पन्न होती है। उन कठिनाइयों को हम क्या नाम है, सीडीपी की भाषा में या मनोवैज्ञानिकों की भाषा में अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लाइक डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलिकुलिया, इस तरह। तो एक एक चीज को समझेंगे। देखो, डिसलेक्सिया, डिस्कलिया, डिस्ग्राफिया, यहाँ से हर एग्जाम में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ से प्रश्न नहीं आते। इस चीज को अच्छे से समझ के चलना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अधिगम अक्षमता के प्रकार। ठीक है, सबसे पहला है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया को देखते हैं। डिस्ग्राफिया में क्या होता है, इसे अक्षमता वाले बच्चे मौखिक जवाब तो ठीक से दे देते हैं, लेकिन उसे लिख नहीं पाते हैं। कुछ अक्षरों को लिखने में वह प्राय गलती करते हैं, जैसे एम की जगह डब्लू लिखना और 6 की जगह 9 को लिखना। देखो क्या समझे इस बात में, कुछ बच्चे ना मुख से तो बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, सारा लिख देते हैं, लेकिन उनको लिखने में परेशानी होती है। तो जैसे बोर्ड पे लिखा एम, तो वो अपनी नोटबुक पे लिख रहे डब्लू, बोर्ड पे लिखा 9 और वो अपनी नोटबुक में लिख रहे 6, यानी उल्टा कर देते हैं, यानी उनको लिखने में दिक्कत आ रही है। तो उनको क्या डिस्ग्राफिया कहते हैं। ठीक है, डिस्ग्राफिया को आप याद करने के लिए, देखो कंफ्यूजन नहीं होना, डिस्ग्राफिया को याद करने के लिए आप डिश को छोड़िए, ग्राफ क्या होता है, हम पेन या पेंसिल से बनाते हैं ना ग्राफ को किसी न किसी चीज से डिजाइन करते ही है। ठीक है, तो एक उसलिए इसको ग्राफ की उसमें याद कर लीजिए कि ग्राफ जहाँ शब्द आ जाए तो वहाँ लिखने संबंधी बात हो रही है, और पूरा इसको कंटिन्यू अगर ज्वाइन करके समझा जाए डिस्ग्राफिया, तो डिस्ग्राफिया मतलब आपको लिखने संबंधी जो असुविधा हो रही है उसको डिस्ग्राफिया कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट, डिस्कैलिकुलिया। डिस्कैलिकुलिया में क्या होता है, अधिकांश अधिगम अक्षमता वाले बच्चे गणितीय क्षमता में अयोग्य होते हैं। 8-10 वर्ष के पश्चात ये बच्चे गणित चिन्ह को ठीक ठाक नहीं पहचान पाते हैं। ये बच्चे क्रम का अनुकरण भी नहीं कर पाते हैं और सूत्र भी ये लागू नहीं कर सकते हैं। देखो डिस्कैलिकुलिया बच्चे वाले क्या होता है, गणितीय संबंधी पूरी तरह से समस्याओं से ग्रसित रहते हैं। ये जो गणित के सूत्र होते हैं इनका सही से प्रयोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सूत्रों का प्रयोग नहीं सही से कर पाते, प्लस माइनस को नहीं एग्जीक्यूट कर पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को डिस्कैलिकुलिया कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रख सकते हैं, जैसे अपन कैलकुलेटर को याद रखते हैं ना, जहाँ से कैलकुलेटर का नाम आएगा तो हमारे मन में कैलकुलेशन जग जाएगी। तो उसी तरह डिस्क को छोड़िए, कैलकुलिया को याद कर लीजिए। तो कैसे कैलकुलेटर, तो ठीक है, इस तरह याद रख सकते हैं कि डिस्कैलिकुलिया मतलब गणितीय संबंधी समस्याओं को हम डिस्कैलिया कहते हैं। राइट, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो ऐसे बच्चों को क्या शिक्षा देखें, इन्हें संसाधन कम करना चाहिए, इन्हें परामर्शदाता की आवश्यकता होती है। इनमें एक बच्चे को दूसरे बच्चे को पढ़ाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जो डिस्कैलिकुलिया बच्चे हैं इनको ना परामर्शदाता की आवश्यकता होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अधिगम अक्षमता में 2-3 चीज़ों को बताया, मैं यहाँ पे और चीज़ को ऐड करते हैं। अपन ने फर्स्ट पढ़ा था डिस्ग्राफिया, जिसमें लिखने संबंधी कठिनाई आती है, उसको डिस्ग्राफिया कहते हैं। डिस्कैलिकुलिया, जहाँ पे कैलकुलेशन गणितीय संबंधी समस्या आती है, उसको क्या नाम है,
डिस्कैलकुलिया कहते हैं, और इसके अलावा जिनको क्या नाम है, एक है डिसलेक्सिया। ये इससे भी प्रश्न आते हैं, डिसलेक्सिया। रुको एक सेकेंड। पढ़ने संबंधी समस्या आती है। पढ़ने संबंधी में क्या, जैसे बट लिखा है तो बट को पुट पढ़ लेंगे, या पुट लिखा है तो उसको बट पढ़ लेंगे, या आप लिखा है तो उसकी जगह आप पढ़ लेंगे, तो उस कंडीशन में डिसलेक्सिया होता है। ये से भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, राइट। एक और की बात करते हैं, एक होता है डिस्प्रेक्सिया। तो डिस्प्रेक्सिया मोटर स्किल माने जिन बालों को बोलने, चलने, पढ़ने, लिखने संबंधी सारी समस्याएं होती है उनको इकट्ठा डिस्प्रेक्सिया कहते हैं, ठीक है। ये डिस्प्रेक्सिया आपको समझ में आ गया होगा। एक होता है ADHD, वो एक सेकंड, ADHD, ठीक है। ADHD होती, अभी लास्ट टाइम में अभी लेटेस्ट रीट का एग्जाम हुआ था, उसमें यहाँ से प्रश्न आया था, ठीक है। ADHD इसका फुल फॉर्म होता है अटेंशन डिफिकल्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। यहाँ से एक प्रश्न आया था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अवधान संबंधी समस्याएं होती है, जिसको शॉर्ट फॉर्म है ADHD, और इसका अगर फुल फॉर्म पूछ लिया जाए अटेंशन डिफिकल्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है, ठीक है। इसी तरह सीटेट एग्जाम में ये 2-3 ही पूछे जाते हैं, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, और ठीक है डिस्पेक्सिया और डिस्कैलकुलिया और ADHD। तो इन चीज़ों को अपन ने डिस्कस कर लिया, या आप लोग अपने नोट्स में से भी इनको एक बार आज जरूर रिवाइज करके जाए, ठीक है। मैंने यहाँ बहुत अच्छे से समझा दिया, ठीक है। एक और प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक होता है एनोरेक्सिया नर्वसा। एक प्रश्न इसलिए पूछा जाता है कि किशोरियों में या किशोरों में एक विकार पाया जाता है, वो खुद को भूखे रख के अपने शरीर को दुर्बल रखते हैं, या ऐसे मटेरियल खाते हैं, ऐसे वस्तुएं खाते हैं जिनसे उनका शरीर दुर्बल रह जाता है। विशेष करके ये बीमारी किशोरियों यानी लड़कियों में पाई जाती है, वो भी किशोरावस्था में। तो उसको क्या कहते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, नर्वोसा कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अक्षमता वाले बच्चों को डिस्कशन किया, और साथ में जो स्पेशल चाइल्ड की कैटेगरी में है उन बालकों को अपन ने आज डिस्कस किया, जिसमें से अपन ने क्या नाम है, जो अधिगम अक्षमता वाले बच्चे हैं उनका कम्प्लीटली डिस्कशन किया, जो शारीरिक रूप से डिसेबल्ड बालक है उनका भी डिस्कशन किया, ठीक है। और जो मोटर स्किल्स में डिसेबल्ड है उनका भी अध्ययन किया, और प्रतिभाशाली बालक को भी अपन ने एक नज़र में देखा था। प्रतिभाशाली बालक वो होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 140 या 140 से ऊपर होती है, और इन बालकों को अपन गिफ्टेड बालक भी कहते हैं, ठीक है। विकलांग बालकों का भी किया, और सृजनात्मक बालक जिनमें सृजनात्मक यानी क्रिएटिविटी रहती है उनको सृजनात्मक बालक कहते हैं। और एक और को देख लेते हैं, बाल अपराधी बालक। बाल अपराधी बालक वो होते हैं जो कि सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, जिनमें अपराधी प्रवृत्ति ज़्यादा रहती है, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, और समय पे पढ़ाई नहीं करना। इस तरह की कैटेगरी के बाल अपराधी बालक रहते हैं। और अपन ने मंद बुद्धि बालकों को भी देखा है। एक नज़र में फिर से मैं बता देता हूँ कि विशिष्ट बालकों की कैटेगरी में किन किन बालकों को रखा गया है। तो एक तो प्रतिभाशाली बालकों को, ठीक है, दूसरे मंद बुद्धि बालकों को, तीसरा पिछड़े हुए बालकों को। पिछड़े हुए बालक वो जो कि अधिगम करने में सामान्य बालकों के साथ सामंजस्य से नहीं बैठा जाता, और समस्यात्मक बालकों को, और विकलांग बालकों को, और बाल अपराधी बालकों को, और सृजनात्मक बालकों, इस 7 कैटेगरी के बालकों को विशिष्ट कैटेगरी के यानी स्पेशल चाइल्ड की कैटेगरी में रखा गया है। अब इन बालकों की शिक्षा व्यवस्था क्या होना चाहिए, समायोजन करके शिक्षा इनको कैसे दी जाए, इंक्लूसिव एजुकेशन कैसे बढ़ाया जाए, इस सब चीज को अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। इनका क्या तरीका होना चाहिए, इसमें क्या अध्यापकों की भूमिका होना चाहिए, इस चीज को अभी आगे समझते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। समावेशी शिक्षा में अपन पहले समावेशी शब्द का अर्थ जान लेते हैं। समावेशी शब्द का समायोजन करके इनको पढ़ाया जाता है। तो समायोजन 2 शब्दों से मिलकर बना है।
सम प्लस आयोजन। यहाँ पर सम का अर्थ होता है अच्छी या भली भांति प्रकार से व्यवस्था करना, और आयोजन का अर्थ होता है व्यवस्था करना या अच्छी तरह। तो टोटल इसका अर्थ होगा अच्छी तरह से व्यवस्था करके बालकों को पढ़ाना ही समायोजन या समावेशी शिक्षा है। ठीक है। शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से इनका संतुलन रोकने की योग्यता ही समायोजन है। ठीक है। या इसको समावेशी या इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। ठीक है। इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। ये आधुनिक समय में शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य समस्या है कि सामान्य एवं विशेष बच्चों को शिक्षा में समावेश कैसे किया जाए। ये आधुनिक समय में शिक्षा व्यवस्था के लिए एक समस्या भी है, लेकिन एक अच्छी बात भी है। प्राचीन समय में क्या होता था, जो विशेष बालक रहते थे या जो विकलांग बालक रहते थे, उनकी शिक्षा समाज में को दूर दूर तक दूर रखा जाता था। अपन भी पहले देखते थे, अपने बड़े बूढ़े लोग बताएंगे आप लोगों के कि जो विकलांग बालक रहते थे उनको शिक्षा व्यवस्था की ऐसा कोई व्यवस्था नहीं थी, उनको शिक्षा व्यवस्था से बहुत दूर रखा जाता था, और विशेष बालक सामाजिक भेदभाव सहते हुए रहते थे। ठीक है। ये जो विशेष बालक रहते थे वो सामाजिक भेदभाव सहते रहते थे, लेकिन आज के समय में कहीं ऐसा नहीं है, सभी बालकों को समान है। इसलिए एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी एजुकेशन की व्यवस्था गवर्नमेंट ने या अपनी शिक्षा व्यवस्था ने कर रखी है। समावेशी शिक्षा में सम्मान और अपनेपन की संस्कृति के साथ साथ माता पिता को भी शामिल करने की वकालत करता है। स्कूल भी साथ में और माता पिता भी और समाज भी इसमें सम्मिलित रहे, इस चीज़ की भी समावेशी शिक्षा वकालत करता है। ठीक है फ्रेंड्स। समावेशी शिक्षा में अन्य बच्चे अपने स्वयं के व्यक्तिगत आवश्यकताओं और क्षमताओं के साथ प्रत्येक का एक व्यापक विविधता के साथ दोस्तों को विकास करने की क्षमता विकसित करती है। देखो क्या मतलब है, जो समावेशी शिक्षा में जो पिछड़े हुए वाले बालक हैं वो समान बच्चों के साथ पढ़ाई करके अपने आप को ये फील करते हैं कि हम भी एक सामान्य बालक है, हम लोग भी इन लोगों की तरह विकास कर सकते हैं। इस प्रकार मिलकर समावेशी शिक्षा समाज के सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने की बात का समर्थन करती है। देखो फ्रेंड्स, देखो इस तरह की जो शिक्षा व्यवस्था है बालकों को मुक्त धारा से, शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने की बात करती है। ये सही मायने में सर्व शिक्षा जैसे शब्दों को रूपांतरित रूप है, जिसके कई उद्देश्यों में एक से अधिक उद्देश्य है और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा, लेकिन दुर्भाग्यवश हम सब इसके विस्तृत अर्थ को पूर्ण तरीके से समझने की कोशिश नहीं करते हैं, और इस समावेशी शिक्षा का अर्थ प्रमुखता से केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा से ही लेने को लगता है, जो सर्वदा ही अनुचित जान पड़ता है, क्योंकि समावेशी शिक्षा का एक उद्देश्य है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा से हो सकता है, इसका उद्देश्य, संपूर्ण उद्देश्य सभी का विकास होता है। देखो फ्रेंड्स, इस डेफिनेशन को पढ़ने से ये स्पष्ट होता है कि कभी कभी इस समावेशी शिक्षा को हम लोग बर्डन समझ लेते हैं या कुछ अलग ही तरीके से इसको ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही है कि सभी बालकों को शिक्षा व्यवस्था की मुख्य धारा से जोड़ना है। ठीक है। व्यवस्था होना चाहिए, कौन कौन सी व्यवस्था होनी चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, समावेशी के क्या क्या गुण होते हैं, एक चीज़ में एक नज़र में इनको भी देख लेते हैं। इनको समायोजित व्यक्ति वह है जिसकी आवश्यकता व तृप्ति सामाजिक दृष्टिकोण व सामाजिक उत्तरदायित्व को स्वीकारती है। यानी समायोजित व्यक्ति वह है जो कि सामाजिक उत्तरदायित्व का भलीभांति स्वीकार करता है या निर्वहन करता है। ठीक है। परिस्थितियों का अनुकूल आचरण होना चाहिए, अपने गुण व कमियों की समझ होना चाहिए, सामाजिकता का गुण हो, उसमें सेल्फ डिसीजन पावर होना चाहिए, आत्मसम्मान की भावना, आत्म मूल्यांकन की योग्यता भी होना चाहिए। ठीक है। और प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करने की योग्यता भी होना चाहिए, और मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति को कैसे किया जा सकता है इसका भी ज्ञान अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। व्यवहार में लचीलापन होना चाहिए। व्यवहार में लचीलापन का आशय ये है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन व्यवहार करना चाहिए, ये नहीं कि हमेशा सख्त रहे या हमेशा नॉर्मल रहे। ठीक है। संतुष्टि की भावना होना चाहिए और संवेगात्मक रूप से नियंत्रित वाला माहौल होना चाहिए। स्वस्थ अभिव्यक्ति व रुचियों के होना चाहिए और कार्यकुशल होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज अपन ने पढ़ा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि विशिष्ट बालक क्या होते हैं,
जो शारीरिक मंदता वाले या अधिगम अक्षमता वाले बालक क्या होते हैं, विशिष्ट बालकों में 7 कैटेगरी के होते हैं। प्रतिभाशाली बालक, दूसरा मंदबुद्धि बालक, तीसरे पिछड़े बालक, चौथे समस्यात्मक बालक, विकलांग बालक और बाल अपराधी बालक और सृजनात्मक बालक। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसमें अपन ने विकलांग बालकों में डिस्टेबल्ड बालकों में दृष्टिबाधित बालकों को पढ़ा, और जो सुनने में दिक्कत है उन बालकों को पढ़ा, गामक अक्षमता वाले बालकों को पढ़ा, और क्या नाम है जो अधिगम अक्षमता के जैसे लाइक डिसकैलिकुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, इन सारी चीज़ों को अपन ने अच्छे से डिस्कस कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो सीटेट एग्जाम अभी 16 तारीख के फर्स्ट पाली का हो पाया और 16 तारीख का सेकंड पाली का एग्जाम नहीं हो पाया था टेक्निकल इश्यू के कारण, और 17 तारीख का नहीं हुआ था। इसके अलावा कहीं कोई इश्यू नहीं है। 20 तारीख से कंटिन्यू सीटेट के एग्जाम होंगे, तो इसमें आप कहीं इधर उधर की न्यूज़ के बहकावे में ना आए और अपनी तैयारी को बिल्कुल विधिवत ढंग से करते रहिए और फुल कॉन्फिडेंस के साथ सीटेट का एग्ज़ाम आप दीजिए। तो और फ्रेंड्स, आप इसी तरह के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के वीडियो देखने के लिए आप साधना शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये कर सकते हैं क्या, कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।